हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत नियतांक या इसी को कहते हैं परावैद्युतांक। इसके बारे में पढ़ाई हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले, परावैद्युतांक पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लें कि जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी चालक या किसी अचालक को रखते हैं तो क्या होगा। आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था कि किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी चालक पिंड को, चालक पदार्थ को अगर रखेंगे तो चालक पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा। उसी में बताया गया था लास्ट वीडियो में कि जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी अचालक पदार्थ को, अचालक पिंड को रखेंगे तो अचालक पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र अशून्य होगा और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमेशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से कम होता है। इस तरह से बताया गया था, बाह्य विद्युत क्षेत्र इनॉट वेक्टर अचालक पदार्थ को ही कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। अचालक पदार्थ कहिए या परावैद्युत पदार्थ कहिए, एक ही बात है। इसमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान और परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से कम होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप यहां क्या करने वाले हैं हम लोग, परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान देना है। जब कभी किसी अचालक पिंड को, अचालक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण और अचालक पदार्थ में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसके परिमाण का अनुपात उस अचालक पदार्थ के लिए परावैद्युत नियतांक कहा जाता है या परावैद्युतांक कहा जाता है। समझ गए। मतलब जब कभी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ, इसी को अचालक पदार्थ कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तब बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं उस अचालक पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसे हम लोग लिख लें। तो अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया गया था आप लोगों को परावैद्युतांक क्या है, उसी को यहां शब्दों में लिखा गया है। इसे आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर कभी डेफिनेशन आ जाए तो हम लोग इसे लिखेंगे। क्या लिखा गया है, जब कभी किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं परावैद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात परावैद्युतांक कहा जाता है। अर्थात परावैद्युतांक देखेंगे यहां, कैपिटल के क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपॉन परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और एक बात ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम बना रहे हो और वहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक दिया हुआ है और कहा जाए कि परिणामी विद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा। तो इस फॉर्मूला से देखिए आप लोग, यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू बाह्य विद्युत क्षेत्र का मॉड अपॉन कैपिटल के। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण में जब परावैद्युतांक से भाग देंगे तो परावैद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग को समझना है। अगर कहा जाए
कि परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा और विमीय सूत्र क्या होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, ऊपर में भी विद्युत क्षेत्र है यहां और नीचे में भी विद्युत क्षेत्र है। तो जब आप मात्रक लिखोगे तो जो मात्रक ऊपर होगा वही मात्रक नीचे होगा, कैंसिल होगा, 1 आएगा। और इसको क्या कहते हैं, मात्रकहीन या मात्रक रहित। नीचे देखिए, अगर निकालना हम लोगों को यहाँ विमीय सूत्र, तो ऊपर में भी विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र और नीचे में भी विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, पुनः कैंसिल होगा और क्या होगा, विमाहीन होगा। तो परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक दोनों एक ही है। परावैद्युतांक मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। सेकेंड बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमेशा वह विद्युत क्षेत्र के परिमाण से कम होता है। तो बताइए, यहां पर ऊपर में अधिक है वह विद्युत क्षेत्र का परिमाण और नीचे में कम है। तो जब अधिक में कम से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक आएगा। मतलब किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्लियर हुआ। एक और जरूरी बात देखिए आप लोग यहाँ जो ध्यान देना है, कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे अगर कि कैपिटल के को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ई वेक्टर अपॉन ई नॉट वेक्टर। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा लिखना क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, ऊपर में भी सदिश राशि और नीचे में भी दो सदिशों का भागा कभी भी नहीं होता। मतलब एक सदिश में दूसरे सदिश से भाग देना संभव नहीं है। सदिशों का जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, लेकिन भाग नहीं होता है। इसलिए हम लोग सदिश के फॉर्म में इस फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे। यहां पर कैपिटल के का जब कैलकुलेशन करना होगा तो ई नॉट वेक्टर का मॉड अपॉन ई वेक्टर का मॉड, मतलब वह विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपॉन परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण। याद रहेगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे लिखेंगे हम लोग। अब यहां परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखेंगे हम लोग। परावैद्युतांक मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। किसी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसका भी डिस्कशन मैं कर चुका हूं। किसी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक का मान उस परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब अलग अलग परावैद्युत पदार्थ के लिए, अलग अलग अचालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। हवा के लिए अलग, शुद्ध जल वो भी जो है परावैद्युत पदार्थ है, उसके लिए अलग, या और भी कोई अगर परावैद्युत पदार्थ हो, अचालक पदार्थ हो, तो उसके लिए परावैद्युतांक का मान क्या होगा, अलग होगा। और ये लास्ट में परावैद्युतांक का मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। अब आप कहेंगे क्यों, तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, कोई भी भौतिक राशि जो मात्रकहीन हो, मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी भौतिक राशि हो जिसका मात्रक हो ही नहीं, तो ऐसे भौतिक राशि का मान मात्रकों के प्रत्येक पद्धति में एक ही होता है। ठीक है, एक पद्धति में ये भौतिक राशि का मान जो हो गया, मात्रकहीन भौतिक राशि का जो अगर कुछ मान किसी पद्धति में हो गया तो दूसरे पद्धति में भी वही मान होता है, मान बदलता नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि परावैद्युतांक का जो मान है वो मात्रकों की पद्धति पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग पढ़ेंगे अभी निर्वात के लिए। निर्वात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैकम। तो निर्वात के लिए देखेंगे आप लोग, निर्वात के लिए क्या होगा। निर्वात के लिए, निर्वात तो कोई पदार्थ होता ही नहीं है, और जब कोई पदार्थ, निर्वात कहते किसको है, खाली जगह को। खाली जगह माने
जहां हवा भी ना हो ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। निर्वात कोई पदार्थ नहीं है, और अगर कोई पदार्थ नहीं है तो वहां पर क्या नहीं होगा? परिणामी विद्युत सॉरी अगर कहीं कोई पदार्थ नहीं है तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। याद रखिएगा, आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को या किसी चालक पदार्थ को अगर रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ में, चालक पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन निर्वात तो पदार्थ है ही नहीं, इसलिए इसके लिए क्या होगा? प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग सूचित करते हैं EI वेक्टर के द्वारा, ये हो जाएगा 0। और ऐसे स्थिति में आप लोग तो पढ़े हुए हैं, कोई भी पदार्थ हो विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, उसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र E नॉट वेक्टर प्लस प्रेरित विद्युत क्षेत्र EI वेक्टर। और अब देखेंगे यहां हम लोग क्या होगा? E वेक्टर इक्वल टू E नॉट वेक्टर प्लस 0, क्योंकि निर्वात के लिए EI वेक्टर का मान होता है 0, और इसलिए निर्वात के लिए होगा यहां E वेक्टर इक्वल टू E नॉट वेक्टर। ध्यान देंगे आप लोग, निर्वात में बाह्य विद्युत क्षेत्र और परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों समान, और इसलिए अगर मॉड अगर ले दोनों तरफ का तो मॉड भी आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे? निर्वात के लिए परावैद्युतांक की कैपिटल के का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो देखिए, परावैद्युतांक का फॉर्मूला क्या होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र का मॉड अपॉन परिणामी विद्युत क्षेत्र का मॉड, और दोनों समान है ना? जब समान है दोनों तो ये दोनों कैंसिल होगा, और क्या मान होगा? 1। तो यहां लिखना चाहिए हम लोगों को कैपिटल K इक्वल टू 1। याद रखिएगा, निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है यहां हवा के लिए। देखिए, हवा एक पदार्थ है। हवा क्या है? एक पदार्थ है, गैसीय पदार्थ। और जब हवा पदार्थ है तो हवा के लिए प्रेरित विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि हवा लगभग निर्वात की तरह आचरण करता है। हवा और निर्वात, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जो फॉर्मूला हम लोग निर्वात के लिए यूज करते हैं वही फॉर्मूला हम लोग हवा के कंडीशन में भी यूज करेंगे। तो हवा में क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है EI वेक्टर, वो 0 नहीं होता है। निर्वात रहने पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन हवा रहने पर क्या होगा? 0 से थोड़ा अधिक होता है। 0 से थोड़ा अधिक। ध्यान रहे, हवा के लिए EI वेक्टर का मान 0 से थोड़ा अधिक। और अब यहां देखेंगे क्या पढ़े हम लोग? परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो देखिए आप लोग, अगर ये 0 होता निर्वात की तरह तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों क्या हो जाते? इक्वल हो जाते। लेकिन ये तो 0 है नहीं, 0 से थोड़ा अधिक है। तो जब ये थोड़ा अधिक है 0 से, तो जब इसमें से घटेगा तो ये क्या होगा? इससे थोड़ा सा क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर 0 घटता तो ये इसके बराबर होता, लेकिन 0 से थोड़ा अधिक हुआ तो इसका जो मान होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा
वो वाय विद्युत क्षेत्र के मान से जरा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां लिखना होगा या मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ इनॉट वेक्टर से थोड़ा कम। और अब यहां देखिए, जब हवा के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग परावैद्युतांक, फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट वेक्टर का मॉड अपॉन ई वेक्टर का मॉड। तो देखिए निर्वात के कंडीशन में क्या था कि ई नॉट वेक्टर का परिमाण और ई वेक्टर का परिमाण इक्वल होने से दोनों कैंसिल होके 1 आता था, लेकिन यहां ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला है ऊपर वाले से थोड़ा कम है, मतलब इनॉट वेक्टर से ये थोड़ा सा कम, अगर इक्वल होता तो 1, लेकिन नीचे वाला जरा सा कम है ऊपर वाला से, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से थोड़ा अधिक आएगा। मतलब यहां लिखना होगा कैपिटल के इक्वल टू 1 से थोड़ा अधिक। अब यहां ध्यान देना है आप लोगों को, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्या करेंगे, के का मान हम लोग लगभग 1 लेंगे। ये लगभग का संकेत है। न्यूमेरिकल बनाने पर हवा के लिए भी के का मान हम लोग 1 ही लेंगे और निर्वात के लिए भी के का मान हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए यहां याद रखना है, शुद्ध जल के लिए ये रटना है आप लोगों को, शुद्ध जल ध्यान रहे अचालक होता है, तो शुद्ध जल के लिए कैपिटल के का मान 81 होता है। और यहां किसी धातु के लिए या ये भी कहा जा सकता है किसी चालक के लिए, तो याद रखिएगा आप लोग, कोई भी चालक हो, चालक में क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये। जब भी किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे तो चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, और जब परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको परावैद्युतांक का कैलकुलेशन करना हो, ई नॉट वेक्टर का मॉड अपॉन ई वेक्टर का मॉड कैपिटल के इक्वल टू ई नॉट वेक्टर का मॉड अपॉन 0, और जब 0 से भाग देंगे ना तो कैपिटल के बराबर क्या होगा, इंफिनिटी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी आता है ये, क्या पूछेगा कि किसी धातु के लिए या चालक के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे, इंफिनिटी होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग परावैद्युतांक पढ़े के, और के का मतलब क्या पढ़े, बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण और परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण का अनुपात। लेकिन ये पढ़ने से पता क्या चलेगा, किसी पदार्थ के लिए मान लीजिए अगर परावैद्युतांक है 4, किसी पदार्थ के लिए परावैद्युतांक है 10, किसी के लिए परावैद्युतांक है 81 जल के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, परावैद्युतांक से हम लोग क्या समझेंगे, परावैद्युतांक का मान अधिक होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, परावैद्युतांक क्या बताएगा, यहां से
परावैद्युतांक का मान पहले तो ध्यान देना है हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। और यहाँ इस फॉर्मूला से आप देखोगे तो क्या कहेंगे हम लोग? ए वेक्टर का मॉड बराबर ए नॉट वेक्टर का मॉड अपॉन के। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र का अगर परावैद्युतांक मान लीजिए 4 है तो इसका मतलब होगा कि जिस पदार्थ का, जिस परावैद्युत पदार्थ का, जिस अचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है 4, तो उस अचालक पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान का चौथा भाग होगा। मतलब उतना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। अगर किसी अचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है 10, तो इसका मतलब उस अचालक पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान का कितना भाग होगा? 10वां भाग होगा। समझ में आ गया? अगर 81 है तो अचालक पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान का 81 इतना भाग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस अचालक पदार्थ का, जिस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ही अधिक होगा उसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और जिस अचालक पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ही कम होता है उसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। ये उल्टा रिलेशन है। मतलब यहां याद रखिएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर व्युत्क्रमानुपाती की परावैद्युतांक और परिणामी विद्युत क्षेत्र में इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, जिस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ही अधिक हो उसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम, और जिसका परावैद्युतांक जितना ही कम हो उसमें परावैद्युतांक ये परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं।